नाज़रीन, लेबनान के हवाले से मेजर एस्केलेशन सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है वो एक फाइनल मीटिंग होगी लेबनान की एक फुल स्केल वॉर के अप्रूवल के लिए। एक तरफ जहां पर सीरिया के साथ जंग जो है वो उसके खतरात बहुत ज्यादा हैं और इजराइल ये कह रहा है कि सीरिया से हमारे ऊपर हमला होने जा रहा है, यानी कि वो एक ऐसी जस्टिफिकेशन तैयार कर रहा है जो सीरिया के साथ एक फुल स्केल वॉर के लिए है। तो अब लेबनान के हवाले से एक फाइनल मीटिंग होने जा रही है और इस वक्त बेरूत के ऊपर जो जेट्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस मुलाकात तक कुछ नहीं होगा, हो सकता है इससे पहले जंग छिड़ जाए, लेकिन बहरहाल ये रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात में फाइनल अप्रूवल होगा। और इसके साथ साथ गजा का जो सेकंड फेज है उसके हवाले से जो डेडलाइन है वो क्रिसमस है और ट्रंप ने एक और डेडलाइन भी दी है, वो भी क्रिसमस तक की है और वो ज़ेलेंस्की को दी गई है कि क्रिसमस से पहले पहले वो जो डील है उसको कबूल कर ले। लेकिन नाज़रीन, जो गजा का मामला है वो अभी तक बहुत वेग है, बहुत मुबहम है और उसमें ऐसा लग रहा है कि जो इजराइल के बुनियादी मंसूबे हैं फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के, उन्हीं मकासद और मंसूबों को पूरा किया जा रहा है विद डिफरेंट मीन्स। जैसे इजराइल बरहरास बॉम्बिंग कर रहा था, हर तरफ दुनिया में मुजाहरे हो रहे थे, प्रेशर बढ़ रहा था, तो अब आप देखिए कि हो वही कुछ रहा है, यानी गजा के हवाले से वही कुछ हो रहा है। फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, स्टारवेशन, सारा कुछ वही हो रहा है, लेकिन मुजाहरे नहीं हो रहे हैं, वो प्रेशर नहीं है और इस सारी सूरत हाल को सीज फायर कहा जा रहा है। तो ये एक नया चैप्टर है और एक नया सिस्टमैटिक तरीकाकार है उन्हीं मंसूबों को, उन्हीं गोल्स को पूरा करने के लिए। अब जैसा कि अमेरिका से खबर ये आ रही है कि जो इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में होंगी उनको जो लीड करेगा वो एक अमेरिकन जनरल करेगा। अमेरिकन कमांडर जो है वो लीड कर रहा होगा OIC की फौजों को। मतलब अब आप जरा देखें तो वो चीजें अंदर से खुलकर सामने आ रही है और हमास ने कहा है हम किसी सूरत अपने हथियार नहीं डालेंगे, हमें किसी पर कोई ट्रस्ट नहीं है। तो यह सूरत हाल इस अंदाज में यानी कोई तय होती हुई नजर नहीं आ रही। और इजराइल नाज़रीन जो है वो लैटिन अमेरिका में उसकी कार्रवाइयां सामने आ रही है। लैटिन अमेरिका में वो मुख्तलिफ मुल्कों को अप्रोच कर रहा है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पर दौरा किया है और बोलीविया ने इजराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है जो खत्म कर दिए थे उनको दोबारा बहाल किया है। तो नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि ये जो लैटिन अमेरिका में जो खेल जारी है जिसमें रिजीम चेंजेस किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट्स को प्रो अमेरिका बनाया जाएगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द और उनको अलाइन किया जाएगा अमेरिकन इंटरेस्ट के मुताबिक। तो साथ साथ वो प्रो इजराइल भी होंगी, वो इजरायली मफादात के मुताबिक भी अलाइन होंगी और कोई भी गवर्नमेंट जब इजराइल के खिलाफ नहीं होगी, यानी फलस्तीन के साथ कोई भी खड़ी नहीं होगी, उसको इस तरह से भी अलाइन किया जाएगा। ये खेल भी अब नजर आ रहा है कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि इजराइल भी वहां पर मौजूद है। इसलिए वेनेजुएला खुलकर किस तरह से स्टैंड ले रहा है इजराइल के खिलाफ। पाकिस्तान को अमेरिका की जानब से एक बड़ी डील का अप्रूवल मिला है, जो एयरफोर्स है उसके हवाले से ट्रंप इंतजामिया ने अप्रूवल दिया है एडवांस टेक्नोलॉजी सेल करने के हवाले से। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। थाईलैंड ने कहा है कि हम डीप इनसाइड कंबोडिया में अटैक करने के लिए तैयार हैं। और वेनेजुएला पैसिफिक के अंदर क्या हो रहा है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। वेनेजुएला के ऑयल का क्या ताल्लुक है डी डॉलराइजेशन के साथ, ब्रिक्स के साथ और इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के साथ। इस सारी लड़ाई में वेनेजुएला के ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज, इस सब का क्या ताल्लुक है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले टकर कार्लसन जो बहुत बहादुर शख्सियत साबित हो रहे हैं और इजराइल की बुनियादें उन्होंने वहां पर हिला के रख दी हैं। तो टकर कार्लसन जो है वो और उनकी जो खुलकर बातें सामने आ रही हैं। टकर कार्लसन ने समझ लें कि बॉम्ब शेल जो वो गिराया है अमेरिका में। मतलब इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि कोई इतना ओपनली, कोई इतना बड़ी शख्सियत जो है वो इतना खुलकर इजराइल के हवाले से बात कर सके। तो टकर कार्लसन ने कहा इजराइल मर्डर्ड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन गाजा एंड इट्स जस्ट अ फैक्ट। और उन्होंने कहा कि ये बात कि उन्होंने फलस्तीनियों को मारा है, वुमेन को, चिल्ड्रन को एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर ये मारे गए हैं, जानबूझकर नहीं मारा। उन्होंने कहा ये सिर्फ एक झूठ है और उन्होंने बार बार 2 मरतबा ये अल्फाज दोहराए, टेंस ऑफ थाउजेंड्स वुमेन एंड चिल्ड्रन। मैं सोचे तो सही ना कि दसियों हजार औरतों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया और ये कहना कि नहीं वो तो हादसाती तौर पर मारे गए, ये एक झूठ है। नो, दे मर्डर्ड देम। ये भी 2 मरतबा टकर कार्लसन ने अल्फाज दोहराया कि नहीं इजराइल ने उनको मारा है, इट्स जस्ट अ फैक्ट। और ये कैसी चीज है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ये एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है। यू कैन कॉल इट वट एवर यू वॉन्ट, ये जेनोसाइड है, एवरीवनस ऑल राइट, इट्स जेनोसाइड, ठीक है ना। टकर कार्लसन का ये जेनोसाइड भी है। इट डज नॉट मैटर व्हाट यू कॉल, दैट्स अ मर्डर, यू आर किलिंग पीपल ऑन पर्पस। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये जंगी जराइम है सिर्फ या ये जेनोसाइड भी है, तो ठीक है इसको जेनोसाइड कह लें या वॉर क्राइम कह लें, जो कहना है कह लें, लेकिन असल बात यह है कि लोगों को मारा जा रहा है और ऑन पर्पस मारा जा रहा है।
यानी जानबूझकर सिविलियंस को, औरतों और बच्चों को चुन चुन कर जो वहां पर मारा गया है और मारा जा रहा है। ये टकर कार्लसन का आज की जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, तो ये बड़ी पावरफुल चीजें हैं और ये बिल्कुल इजराइल की बुनियादें हिला रही हैं। यानी चूजन पीपल से लेकर किलिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो देख रहे हैं पूरी। इसलिए जो कल सर्वे हमने आपके सामने रखा कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी तेजी के साथ नीचे आ रही है इजराइल की सपोर्ट की वजह से, तो उसके पीछे क्या चीजें हैं? ये जो लोग हैं जो खुलकर बात कर रहे हैं और इस बात को एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि सही क्या गलत क्या और इजराइल की असल चेहरा क्या है, तो जाहिर है कि टकर कार्लसन जैसे लोगों की उनका इंपैक्ट यह है कि उन्होंने इन इलेक्शंस में असरअंदाज हुए वो पब्लिक ओपिनियन के ऊपर। तो ये जो इजराइल के हवाले से जनरेशनल शिफ्ट आ रहा है उसमें टकर कार्लसन और बाकी लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा जी, अब लेबनान के हवाले से सूरत हाल यह है कि इजरायली जेट्स जो है वो फ्लाई कर रहे हैं बैरूत के ऊपर इस वक्त, और इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात जो कि 28 दिसंबर को होने जा रही है, क्रिसमस की छुट्टियों के दरमियान ये मुलाकात होगी, तो ये डिसाइसिव मुलाकात होगी ये डिटरमिन करने में कि लेबनान के हवाले से आगे क्या होना है। वेदर इजराइल विल रिसीव अमेरिकन अप्रूवल फॉर अ मेजर एस्केलेशन इन लेबनान, क्या इजराइल को एक ग्रीन लाइट मिलेगी, मुकम्मल अप्रूवल मिलेगा मुकम्मल अटैक के लिए? इससे पहले ये खबरें थी कि एक अप्रूवल मिल चुका है, आपने देखा कैसे इजराइल के हमले एस्केलेट हो रहे थे, लेकिन फिर अचानक से ये पॉलिसी दरमियान में आ गई कि मिडिल ईस्ट हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये वो सारा, तो उसके बाद से चीजों को अब रीअसेस किया जा रहा है। तो ये मुलाकात जो है वो डिसाइसिव होगी कि मेजर एस्केलेशन, मेरा ख्याल से कि मेजर एस्केलेशन होगी, अमेरिका से ये अप्रूवल आएगी और काइंड ऑफ ये अप्रूवल्स मतलब देखना हमले उनके जारी हैं। अच्छा, इसके साथ इजरायली मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने लेबनीज गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि वो इजराइल को नहीं रोक सकेगा एक बड़े ऑपरेशन से, एक बड़े अटैक से, अगर लेबनीज गवर्नमेंट ने कंक्रीट स्टेप्स ना लिए हिजबुल्लाह को डिसार्म करने के। यानी आप देख रहे हैं कैसे वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखो हम तो तुम्हें मौका दे रहे हैं। इजराइल के अग्रेशन को हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट के साथ लिंक करना, इसी में तो असल खराबी है। भाई इजराइल ने एक काबिज उसने कब्जा किया हुआ लेबनान में, वो पीछे हटे और लेबनान पर बमबारी बंद करें, तो इसको जोड़ देना हिजबुल्लाह के डिसआर्मामेंट के साथ। और फिर जो लेबनीज गवर्नमेंट ने डिजास्टर किया और उसने कहा कि हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेंगे, तो यही वो गलती है जहां पर इजराइल और अमेरिका को मजीद मौका मिला। माइक वॉल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, और इसको ट्रंप ने इसलिए हटाया कि ये नेतन्याहू के साथ खुफिया राब्ते में था और चीजें उसके साथ शेयर कर रहा था। तो माइक वॉल्स ने लेबनान बॉर्डर का दौरा किया है और इजरायली मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह रीबिल्ड कर रही है और मैंने लेबनान के बॉर्डर का दौरा किया है और मैंने वो एक्टिविटीज देखी हैं। अब हम अंदाजा करें इसने पता नहीं लेबनान बॉर्डर पर जाकर क्या एक्टिविटीज हिजबुल्लाह की देख ली हैं जो बाकियों को नजर नहीं आ रही, लेकिन इसको नजर आ गई कि लेबनान बॉर्डर के ऊपर हिजबुल्लाह बैठी हुई है। तो अब ये लेबनान बॉर्डर पर इसका क्या काम है? ये तो यूएन का एम्बेसडर है अमेरिका का, इसका लेबनान बॉर्डर पर वैसे क्या काम है? तो एक मुकम्मल, और फिर वो उसी बयानिए को बढ़ा रहा है जो इजराइल का बयानिया है कि हिजबुल्लाह रीबिल्ड कर रही है, हिजबुल्लाह ये कर रही है, हिजबुल्लाह हमले की तैयारी। अब तो वो ये कह रहे हैं शाम से भी उन पर हमला होने जा रहा है। तो यही बात अल-शरा ने की कि ये क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं जानबूझकर, हमें उससे खतरा है, मुझसे खतरा है। वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इनके पास है, सबसे बड़े लीथल हथियार इनके पास है, जेनोसाइड इन्होंने की है, खतरा अभी भी इनको है। तो ये यहां की काफी खौफनाक सूरत हाल है। अच्छा, एक अमेरिकन कंपनी है और ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है रिगार्डिंग डाटा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट तो डाटा है ना, डाटा ही से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा कुछ। तो डाटा कंट्रोल करने वाली, स्टोर करने वाली सबसे जो बड़ी कंपनी है अमेरिका की, यानी अमेरिकन कंपनी है, उसका जो सरबराह है वो इजराइल लॉयल है। जैसे इनके बहुत बड़े ज़ानिस्ट बैठे हुए ना है अमेरिकन कंपनीज और अमेरिकन गवर्नमेंट्स के साथ वो काम कर रही है, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का वो हिस्सा है, पेंटागन के साथ लिंक है, लेकिन सरबराह इनके बंदे बैठे हुए हैं। इसी तरह ये जो डाटा कंपनी जिसका नाम है प्लांटीर, तो इसका जो सरबराह वो इन्हीं के मजहब का है और इनका बहुत बड़ा लॉयल है। अरबी रिसेंटली उसने इजराइल का दौरा भी किया, उससे पहले भी करता रहता है। आज उसके हवाले से क्या रिपोर्ट सामने आई है? प्लांटीर कंप्लिसिटी इन डेडली इजरायली पेजर अटैक ऑन लेबनान एक्सपोज्ड। आज ये रिपोर्ट सामने आई है कि प्लांटीर जो है वो इसमें शामिल है कि जो पेजर्स अटैक लेबनान में हुए थे उसमें ये भी शामिल थी। तो यानी ये हमास और हिजबुल्लाह ने और अंसारुल्लाह ने जो जंग लड़ी है वो सिर्फ इजराइल से नहीं लड़ी है, वो पूरी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से लड़ी है, वो पूरी वेस्टर्न मिलिट्री से लड़ी है, पूरी वेस्टर्न इंटेलिजेंस से लड़ी है, पूरी वेस्टर्न एयरफोर्स से लड़ी है, पूरे वेस्ट के साथ ये जंग हुई है। अब ये बातें सामने आ रही है कि कैसे इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व थी उसके अंदर। अच्छा, तो इसको जरा लिंक करिए स्विट्जरलैंड से। क्या दिलचस्प खबर सामने आ रही है, स्विट्जरलैंड ये चाह रही थी कि यही कंपनी जो वहां पर आए, क्योंकि यूएस कंपनी है ना, तो अब स्विट्जरलैंड ने रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका तैयार था, अब स्विट्जरलैंड ने रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें तो बहुत खतरा है इस कंपनी से, क्योंकि ये कंपनी जो है ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकती है, क्योंकि हमें खतरा यह है कि ये डाटा इजराइल शेयर कर सकती है। यानी अब आप देखें कि अमेरिका को कैसा है नुकसान पहुंच रहा है इजराइल से। स्विट्जरलैंड कितना बड़ा इत्तेहादी है अमेरिका का। स्विट्जरलैंड रिजेक्ट्स
प्लांटीर सॉफ्टवेयर। उन्होंने कहा कि प्लांटीर सॉफ्टवेयर जो है ये डिवास्टेटिंग रिस्क है। हमने रिस्क असेसमेंट की है कि प्लांटीर के सॉफ्टवेयर को अगर स्विट्जरलैंड में इस्तेमाल किया जाए तो हमें ये बिल्कुल सेफ और सूटेबल नहीं लगा और यूएस कॉर्पोरेशन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और द फियर ये है कि ये जो प्लांटीर है ये सेंसिटिव जो हमारा डाटा है ये पहले यूएस और यूएस से फिर आगे इजराइल को ट्रांसफर करेगी। ये यानी हम देखें ना कि उसका लिंक उधर साबित हो गया कि पेजर्स अटैक में ये शामिल थी। भाई पेजर्स अटैक तो इजराइल ने की है तो उसमें इसका क्या काम है, जो कि अमेरिकन कंपनी है। और मैंने आपको बताया कि छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये नंबर 1 कंपनी है। और ये यानी कि पेंटागन के साथ लिंक है, अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ लिंक है और पूरा यानी उनके नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। तो इससे पहले जो ये खबर आई थी कि 70 जो एजेंसीज है अमेरिका की फेडरल एजेंसी उसमें इजराइल पेनिट्रेट कर चुका है, तो वो ऐसे ही पेनिट्रेट किया हुआ है क्योंकि इन कंपनीज जो कि हैं अमेरिकन लेकिन लोग इनके बैठे हुए हैं, तो वो मतलब ये सारा स्ट्रक्चर है ना जो काम कर रहा है इनके पेनिट्रेशन के लिए, डाटा सारा इनके कंट्रोल के अंदर है। बहरहाल ये अब अमेरिका को देखना है अपने लिए भी कि बाकी मुल्क भी अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं भाई इन कंपनीज का क्या एतबार है, ये डाटा कहां से उठाकर कहां दे दे। और सेंसिटिव डाटा हमारी मिलिट्री के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से, सियासत के हवाले से, सोशल स्ट्रक्चर के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से। तो जनाब अली मार्को रूबियो की इजरायली फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात हुई है जिसमें सीरिया और लेबनान जो डिस्कस हुआ है। और मिस्र के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी यूएन सेक्रेटरी जनरल से बात हुई है और उन्होंने कहा कि गजा और खासकर वेस्ट बैंक जो है इसकी सूरत हाल बहुत ज्यादा डेंजरस है और वहां पर सेटलर वायलेंस है वो बहुत ज्यादा एस्केलेट कर रहा है और लैंड कन्फिस्केशन हो रही है, खास जो है वो वेस्ट बैंक के हवाले से मिस्र और यूएन जनरल सेक्रेटरी के दरमियान बात हुई है। अब आप देखिए लैटिन अमेरिका से क्या खबर है। इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर लैटिन अमेरिका के दौरे पर है और इजराइल और बोलीविया के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से बहाल हो गए हैं। ये गजा जंग की वजह से कट गए थे। और क्यों बहाल हुए? वहां पर गवर्नमेंट रिप्लेस हो गई है, वहां पर जो राइट विंग की गवर्नमेंट है वो आ गई है। तो इस गवर्नमेंट ने दोबारा से राब्ते बहाल कर लिया। नेतन्याहू ने इसका जो सदर है राइट विंग प्रेसिडेंट इसको इजराइल आने की भी दावत दी है और नेतन्याहू ने कहा है कि 2026 का जो साल है ये हमारे लिए ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा इन लैटिन अमेरिका रीजन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसी में रिजीम चेंजेस वहां पर हो रही होंगी। तो नेतन्याहू ये कह रहा है कि हमारे लिए क्या होगा, ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा। जैसे हंडोरस है वहां पर रिजीम चेंज यानी वो अपना बंदा लाना चाह रहे हैं। वेनेजुएला में अपनी वो मरिया जो है वो कितनी बड़ी ज़ानिस्ट है और उसकी मैं कहानी आपके सामने आगे चल रखता हूं कैसे उसको वेनेजुएला से निकाला गया है कश्ती में बिठाकर विग लगाकर। और उसने अभी जो ताजा तरीन बयान दिया है कि वहां पर तो हमास खुलेआम घूम रही है, हिजबुल्लाह खुलेआम वेनेजुएला में घूम रही है। जरा उसकी बातें मैं आपको, बहुत बड़ी ज़ानिस्ट यानी उसको लाया जाता है तो फिर वेनेजुएला भी किसके साथ खड़ा होगा, इजराइल के साथ। तो ये बहुत बड़ा खेल है जो सामने आ रहा है। अच्छा, इसी दरमियान इनका एक बड़ा ऑफिसर था जो कि 2014 के अंदर मारा गया था, तब से उसकी बॉडी हमास के पास है 2014 से। और हैरिस ने उस पर लिखा है कि ये बॉडी कहां थी। इजराइल 10 साल तक उसकी बॉडी ढूंढता रहा है, खासकर पिछले 2 सालों में जब वो खुद गजा में था और 10 साल तक तलाश जारी थी कि ये बॉडी है कहां। हैरिस ने लिखा है क्योंकि अब ये बॉडी भी इजराइल को वापस की जा चुकी है तो ये गजा बॉर्डर से यानी इजराइल गजा बॉर्डर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर एक टनल के अंदर ये बॉडी पड़ी हुई थी और इजराइल, CIA, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया ये सारे मिलकर वो बॉडी नहीं निकाल सके। तो ये एक अलग लेवल की ह्यूमिलिएशन है, डिफीट है। और इस वक्त अगर आप देखें तो इजराइल की जंग क्या है, इजराइल की जंग ये है कि वो मुहासरा करके बैठा हुआ है, वो खाना और पानी अंदर जाने नहीं दे रहा, जिस पर मिस्र, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, टर्की ये कोई अमली इकदाम उठाने से कसर है और जॉर्डन की शिप जिसने इजराइल की तरफ जाते हुए मिसाइल रोके। तो इजराइल की सिर्फ जंग इस वक्त ये है, उनकी डिफीट आपके सामने है, डिफीट उनको हो चुकी है, लेकिन उनकी जो बर्बरियत है वो इस अंदाज में अब जारी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अप्रूव किया है सेल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान का जो F-16 फाइटर्स है जो अमेरिका ने दिए हुए हैं, अब उनकी अपग्रेडेशन का अप्रूवल दिया है अमेरिका ने। बड़ी डेवलपमेंट है, $686 मिलियन की यह डील है। मेजर बूस्ट फॉर पाकिस्तान F-16 फ्लीट एज US ओकेस $686 मिलियन। US क्लियर्स 5700 करोड़ 5700 करोड़ की यह डील है जिसमें F-16 जब वो अपग्रेड किए जाएंगे। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने जैसा कि लिखा है ये जो अप्रूवल हुआ है टू शरीफ गवर्नमेंट, जिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका क्रेडिट जब वो शरीफ गवर्नमेंट को दिया कि उन्होंने ये कामयाब जो सिफारतकारी की है उसके बाद ये अप्रूवल हुआ है। ये बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो दी जा रही है F-16 के हवाले से, अपग्रेड किया जा रहा है। सो F-16 अपग्रेड पैकेज फॉर पाकिस्तान टू बूस्ट फ्लीट लाइफ टू 2040 2040 तक, यानी ये फ्लीट जो है वो एक बड़ी कैपेबिलिटी के साथ ऑपरेट कर सकेगा। द इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है US एम्स टू सपोर्ट इट्स नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने ये डील जब अप्रूव की है।
बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। खैर, इसी दरमियान वेनेजुएला से क्या खबर आ रही, जो मरिया कोरिना है वहां पर जनाब अली नोबेल पीस प्राइज की एक सेरेमनी हुई है, जिसको भी मिलता है फिर उस हवाले से एक सेरेमनी होती है। ये जो कि वेनेजुएला में थी, तो इसको वेनेजुएला से निकाला गया, अमेरिका ने निकाला और फिर वहां पर लेकर गए। निकाला कैसे, इस पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट जारी की है। ये जनाब अली इसको विग लगाई गई और बड़े सीक्रेट अंदाज में इसको जब निकाला गया, एयरपोर्ट के जरिए नहीं, इसने जनाब अली एक विग पहनी, जिसके बाद ये 10 मिलिट्री चेक पॉइंट्स को पार करने में कामयाब हुई और ये कोस्टल लाइन की तरफ गई। वहां पर इसने एक कश्ती पर ये अकेली, यानी उसको चलाते हुए ये आगे एक और जगह पर पहुंची, फिर वहां से इसको पिक किया गया और फिर एक प्राइवेट प्लेन में बिठाकर नॉर्वे, जहां पर ये सेरेमनी हो रही थी, द प्रोपेगेंडा शो विद द नोबेल पीस प्राइज, वहां पर इसको ले जाया गया। और वहां पर जाकर इसने बातें क्या की, वहां पर रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन को अपने मुल्क में सपोर्ट करती है। ये आज वैसे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की हालत है और ये नोबेल पीस प्राइज की हालत है। आगे से ये कहती है, जिसको यूं उठाकर लेकर वो गए इस खुफिया तरीके से, कहती है वेनेजुएला तो ऑलरेडी इन्वेड हो चुका है। कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि साइको और ज़हनी तौर पर ये मफलूज है और मतलब ये इंतहाई, यानी इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता। कहती है वेनेजुएला तो ऑलरेडी इन्वेड हो चुका है, वहां पर रशियन एजेंट्स हैं, वहां पर ईरानियन एजेंट्स हैं, वहां पर हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट, हमास जैसे वो फ्रीली घूम रहे हैं रिजीम, मडोरो रिजीम की मदद से। वेनेजुएला तो ऑलरेडी इन्वेड हो चुका है, ये इसका जवाब है। ऐसा लगता है ये बिल्कुल ज़हनी तौर पर मफलूज है। और कौन वो एक नॉर्मल शख्स कौन होगा जो अपने मुल्क पर हमले की दावा देगा। अफगानिस्तान पर हमले में लाखों लोग मारे गए, इराक पर हमले में लाखों लोग मारे गए, जनरेशन की जनरेशन तबाह हो गई। शाम आपका हशर आपके सामने है, लिबिया, सूडान, खाना जंगी जारी है। तो वेनेजुएला में भी इन जैसा ही कुछ होगा अमेरिकन हमले के नतीजे में, तो ये उसको वेलकम कर रही है। तो कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। और देखें, मतलब दुनिया में जो भी अमन का अलमबरदार है, वो जंग तो उसकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है, मिलिट्री तो उसकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। ये नोबेल पीस प्राइज इसलिए यानी इसका देखना एक विजन है कि भाई उन लोगों को प्रमोट किया जाए जो अमन की बात करें, जिसमें मिलिट्री इंटरवेंशन, जिसमें ताकत का इस्तेमाल वो ना हो, ऐसे लोगों को सामने लाया जाए। तो ये तो इन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया है, ये जो इस दफा इन्होंने नोबेल पीस प्राइज दिया, ये बिल्कुल फारिग हो गया। अच्छा, अब इसी दरमियान जब थाईलैंड ये कह रहा है कि हम डीप इनसाइड कंबोडिया पर अटैक करने के लिए तैयार हैं अगर ये मजीद एस्केलेशन होती है। ये थाईलैंड की बात सामने आ रही है। और वेनेजुएला के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आखिरी ये है कि वेनेजुएला की जो जंग है उसमें जो डी-डॉलराइजेशन हो रही है, जो अमेरिका का कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया है और ब्रिक्स और ये सारे मामलात लिंक है। कैसे? द वेनेजुएला वॉर इज अ वॉल स्ट्रीट्स वॉर अगेंस्ट डी-डॉलराइजेशन। वेनेजुएला दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल उनके पास है, लेकिन 85% जो वेनेजुएला का ऑयल है वो डॉलर में सेल नहीं हो रहा ड्यू टू सैंक्शंस। तो वो ये चाहते हैं कि ये सारा ऑयल जो है, एक तो रिसोर्सेज आ जाएंगे जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, तो उससे उनको बहुत फायदा होगा उनकी इकोनॉमी को, अमेरिका की। दूसरा, ये सारा ऑयल जो है वो डॉलर में जाएगा। अब जैसा कि ये रिपोर्ट देखिए, अगर वेनेजुएला का ऑयल फ्लो करता है ग्लोबल मार्केट में विदाउट डॉलर, तो जो नॉन डॉलर करेंसीज हैं, तो ब्रॉडर ट्रेंड टुवर्ड्स मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम बढ़ेगा। अगर वेनेजुएला का ऑयल ग्लोबल मार्केट में फ्ली करता है, डॉलर में नहीं सेल होता दूसरी करेंसी, तो मल्टी डॉलर करेंसी सिस्टम जो है वो दुनिया में बढ़ेगा। तो अमेरिका इसको भी रोकना जो चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सऊदी अरेबिया जो पेट्रो डॉलर का सबसे बड़ा सपोर्टर है, और उस वक्त भी डॉलर कोलैप्स कर जाता अगर सऊदी अरेबिया ने 70s में मुआहिदा ना किया होता और ये तय ना किया होता कि हम डॉलर में ही ऑयल बेचेंगे। तो आज सऊदी अरेबिया भी इस बात पर कंसिडर कर रहा है कि हम दूसरी करेंसीज में ऑयल बेचने के लिए तैयार है। तो उधर सऊदी अरेबिया भी और वेनेजुएला भी। और इस वक्त ब्रिक्स जो है ना, वो 50% ऑयल सप्लाई को कंट्रोल कर चुका है। अगर वेनेजुएला आ जाता है तो ये 70% ऑलमोस्ट हो जाएगा, 67% या 70% ऑयल सप्लाई उनके पास आ जाएगी। तो इससे अमेरिकन एम्पायर को बहुत, तो अमेरिका चाहता है कि ये जो रियल वेल्थ है, क्योंकि उन्होंने बस पैसा छापा है, पैसा छापा है, पैसा छापा है, तो अब वो रियल वेल्थ चाहते हैं जो ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर हैं, और फिर डी-डॉलराइजेशन और इसके साथ भी उनका पूरा लिंक है। तो इस जंग के काफी वसी मकासद है, सिर्फ एक रिजीम चेंज नहीं है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा कर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।